जीएस जुपिटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्धन, हर्षवर्धन। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है। एंशेंट हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट हिंदू सम्राट, भारत का हिंदू सम्राट वर्धन वंश, इसके बारे में जानेंगे। और उसमें भी स्पेशली हर्षवर्धना का हर्षवर्धन इंपायर 606 से लेकर के 647 ईस्वी है, एडी है ये। 606 से 647 बीसी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कार्यकाल। और इसको हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है भारत का। अंतिम हिंदू सम्राट पूरे भारत का। लेकिन इस पे सवाल आता है कि ना तो अंतिम था, न तो हिंदू था, और न ही तो पूरे देश का था। अंतिम हिंदू न तो देश का, पूरे भारत का है, न तो भारत का। क्यों भाई? न तो पूरे भारत का, ना ही अंतिम हिंदू सम्राट। हिंदू क्यों नहीं था वो देखेंगे, और पूरे देश का क्यों नहीं था ये दिख रहा है। आप देख रहे होंगे ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है, ये पुष्यभूति वर्धन वर्धन वंश का ये शासन है, जिसमें राजधानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एस से शुरू किया है, ये थानेश्वर है। ये जो स्टार है ये थानेश्वर हो गया। ये शुरुआती राजधानी थी। बाद में पश्चिमी यूपी का ये कन्नौज, जो कि जस्ट पाटलिपुत्रा का स्थान लेता है। ये मगध मगध का स्थान लेता है। ये कौन? कन्नौज। पाटलिपुत्रा का स्थान लेता है कन्नौज। तो देखेंगे ये यहाँ से यहाँ पे राजधानी परिवर्तन करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पुष्यभूति वंश, जिसका नाम वर्धन वंशी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वंश यदि पूछता है तो ये है पुष्यभूति वंश, इसी का नाम है वर्धन वंश। और संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुष्यभूति वंश। प्रारंभिक राजधानी पूछ देता है पुष्यभूति का, तो वो आपका हो जाएगा थानेश्वर। अभी आपने देखा यही है थानेश्वर, देख लीजिए। थानेश्वर हरियाणा हरियाणा में है। थानेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा में है। तो कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा। थानेश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा। उसके बाद जो है गुप्त वंश का जब पतन होता है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे वंश पैदा होते हैं, जिसका नाम है मैत्रक, इचवान, मौखरी, परवर्ती, गुप्त, गौड़ राजवंश। उनको लगता है एक और मैप डालना होगा। एक और मैप, ये छोटे छोटे जो राजवंश है मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो मैत्रक है, ये कहाँ थे, मौखरी कहाँ थे, हम लोग देखेंगे। काइंडली वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट। तो ये मैत्रक, मौखरी, प्रवर्ती, गुप्त, गौड़ राजवंश, ये पुष्यभूति वंश, ये सब गुप्त वंश के पश्चात हुआ है। यानी उसका जब पतन होता है, पूरे भारत का जो शासन चल रहा था गुप्त वंश का, उसका जब पतन होता है उसके बाद ही ये सारे छोटे छोटे वंश जो है उभरते हैं। गुप्तों के अधीन जो सामंती व्यवस्था थी, छोटे छोटे राजा थे, वही बाद में उभर करके ये सब वंश आते हैं। अब कौन कहाँ है? मैत्रक, मौखरी, प्रवर्ती, गुप्ता, गौड़, नरेश,
ये सारे के सारे कहाँ हैं, अभी कुछ देर में मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा, है ना। अभी हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। हम्म, 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 ये चौहान देखिए, ये इसको डालिए चलिए। तो हम लोग देखने वाले हैं गुप्त वंश के पतन के पश्चात मैत्रक, मौखरी, परवर्ती गुप्त, गौड़ राजवंश के साथ पुष्यभूति वंश का भी उदय होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी पुष्यभूति वंश, लेकिन इनके साथ अभी कुछ संबंध है। गौड़ के साथ देखेंगे कैसे, मौखरी के का क्या संबंध है। तो इन्होंने हूनों को पराजित कर पंजाब एवं हरियाणा में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। किसको पराजित करके? हूनों को पराजित करके। हूनों को पराजित करके जिसने परेशान किया था गुप्तों को भी, जिसने गुप्त को भी परेशान किया था हून ने, उसको इसने पराजित करके, किसने? पुष्यभूति वंश ने, यानी पुष्यभूति ने पंजाब और हरियाणा में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई, जिसको बाद में आप देखेंगे कि हर्षवर्धन ने, इसी वंश का एक महान शासक होता है हर्षवर्धन, थानेश्वर से राजधानी चेंज करके लेके चला जाता है यूपी का कन्नौज, जो कि पाटलिपुत्रा यानी मगध के बाद ये एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरता है कन्नौज। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस वंश का कुछ जो है क्रोनोलॉजी, इसका जो है प्रभाकर वर्धन एवं उनका परिवार। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता। अभी देखा आपने पुष्यभूति और शासक हुए, लेकिन प्रभाकर वर्धन जो है स्वतंत्रता का जन्मदाता एवं प्रथम प्रभावशाली शासक यदि वर्धन वंश का कहा जाए तो वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है इतना प्रभावशाली था और सबसे अपने आप को अलग करने के लिए इसने कुछ उपाधियां धारण की, जैसे परम भट्टारक, महाराजा अधिराज। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भट्टारक, फिर परम भट्टारक, एक तो राजा होता है, एक महाराजा होता है, फिर महाराजा अधिराज, ये सारा उपाधि ये सब धारण क्यों करते थे? ध्यान दीजिएगा कि आपने जब पढ़ा था मौर्य, तो मौर्य में जो है इस तरह का, चाहे अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, किसी ने भी किसी ने भी इस तरह की उपाधियां भट्टारक, परम भट्टारक, राजा, महाराजा, महाराजा अधिराज जैसी उपाधियां धारण नहीं की। क्यों? क्योंकि जो मौर्य प्रशासन था अति केंद्रीकृत था। अति केंद्रीकृत मतलब कि जो राजा है वही हेड है, वही सब कुछ है, ऑल इन ऑल है। अति केंद्रीकृत था। अति केंद्रीकृत मतलब हो गया कि राजा ऑल इन ऑल, राजा ऑल इन ऑल। अब हालांकि इन्होंने भी जो है 18 तीर्थों प्रशासन का जो है एक बड़ा महकमा तैयार किया मौर्यों ने। 18 तीर्थ की हिसाब से बड़े बड़े अधिकारी की सहायता से जो है अपना प्रशासन चलाया है। प्रांतों में भी जो है अपने भेजे गए प्रतिनिधि। लेकिन लेकिन ऑल इन ऑल कौन होता था? मगध में बैठे, पाटलिपुत्रा में बैठे जो राजा होते थे वो मैन होते थे। वो अति केंद्रीकृत शासन था। लेकिन आप देखेंगे कि गुप्त में धीरे धीरे क्या होता है कि विकेंद्रीकृत होने लगता है सत्ता। सत्ता मतलब पावर जो है धीरे धीरे क्या होने लगा? विकेंद्रीकृत। यानी मगध से उठ करके देश के कोने कोने में जो है वहां पे स्थानीय शासक इन्होंने किया, और फिर जो है दान वान देने लगा, इसको धीरे धीरे पावर आने लगा, पैसा आने लगा, और ये अपने आप को धीरे धीरे बाद में देखेंगे इसी विकेंद्रीकृत जो है शासन व्यवस्था ने इसको धीरे धीरे केंद्र से क्या क्या दूरी बना दिया, केंद्र से क्या बना दिया? दूरी, और इसको कमजोर बना दिया। और ये जो छोटे छोटे शासक थे, छोटे छोटे सामंत थे, आप देखेंगे कि बाद में यही सब स्वतंत्र होता है, उसी का एक नतीजा है, उसी उसी का एक परिणाम है, जो कि वर्धन वंश आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद ये सब जो है अपने आप को राजा साबित करने के लिए, ये सब अपने आप को बड़ा राजा साबित करने के लिए छोटी छोटी उपाधियां से लेकर बड़ी बड़ी उपाधियां स्थापित करने लगे। तो इस तरीके से ये जो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, जिसमें राजा से ज्यादा अपने आप को बड़ा राजा दिखाने के लिए सब अपने आप को, ये सारा परम भट्टारक, ये भट्टारक मतलब क्या होता है? पूजनीय। परम भट्टारक मतलब परम पूजनीय, मतलब हमारी पूजा करो। हम छोटा मोटा नहीं, अब सामंत नहीं रहे, अब हम बड़ा राजा हो गए। हम राजा नहीं, हम महाराजा नहीं, अब महाराजा का भी राजा है, महाराजा अधिराज।
तो ये सारी उपाधियां ये चीज से शो कर रहा है कि सामंती व्यवस्था में अपने आप को सबसे अलग करने के लिए, राजा से भी बड़ा दिखाने के लिए इन्होंने अपने आप को ये सारी उपाधियां बताई। अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये सारे इतना बड़ी बड़ी उपाधियां क्यों धारण करते थे। तो अब है कि प्रभाकर वर्धन जो थे, इसकी कोई पत्नी होगी, रानी होगी, उसका नाम था यशोमती, यशोमती। और इसके 3 बच्चे, एक तो 2 बेटे हो गए, बड़का बेटा राज्यवर्धन, छोटका बेटा हर्षवर्धन। बड़ा बेटा राज्यवर्धन किसका, यशोमती का और प्रभाकर वर्धन का, और छोटा बेटा हर्षवर्धन। और पूरे वर्धन वंश का सबसे पावरफुल आदमी यही बनता है, कौन, हर्षवर्धन। और एक बेटी भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। क्या नाम था, राज्यश्री, जिसका विवाह होता है कन्नौज में ही। एक वंश था मौखरी वंश, जो कि गुप्तों के पतन के बाद एक स्वतंत्र शासक बना था। मौखरी वंश कहां पे, कन्नौज में। उसी का राजा था एक ग्रह वर्मा। क्या नाम था, ग्रह वर्मा। और उसी के साथ इसकी शादी कर दी जाती है राजश्री की। कहां पे, मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ। अब देखिएगा कि गौड़ नरेश शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। अब ये शशांक कहां से आ गया, शशांक गौड़ का नरेश था। ये गौड़ क्या है, जगह का नाम है, नरेश मना राजा। तो गौड़ कहाँ पे है, तो बंगाल में है। कहाँ है, तो बंगाल में। गौड़ कहाँ है, तो बंगाल में। और ये कैसा अनुयायी था, शैव का अनुयायी था। उसने बोध गया में स्थित प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये खूब पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नोट दे दिए हैं, लेकिन अभी इसके बारे में अभी और जानेंगे। पहली बात तो हम लोग आपको लेके चलते हैं गौड़ पे, कि गौड़ है कहाँ। चलिए हम लोग देखते हैं गौड़। ये जो है आपका, देख लीजिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फोटो। ये आपका गौड़ है। ये जो आधुनिक आप बांग्लादेश सब देखते हैं, ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता था, गौड़। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये मौखरी है और ये पुष्यभूति है। ये क्या है, पुष्यभूति। बाद में राजधानी यहाँ कन्नौज। और धीरे धीरे ये जो है इसका पूरा का क्षेत्र, ये सब मैत्रक वगैरह सब आ जाता है। ये है मैत्रक। ये क्या है, मैत्रक। और इसकी राजधानी कहाँ है, वल्लभी। वल्लभी को भी जीतता है, कश्मीर को जीतता है, वल्लभी को जीतता है। बाद में जब शशांक मरता है, गौड़ का नरेश, ये काफी कट्टर था, इसको भी जीतता है, लेकिन इसके मरने के बाद। और इसने जो है इसको, एक काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था यहाँ पे गौड़ नरेश शशांक, बहुत महत्वाकांक्षी। इसकी इतनी महत्वाकांक्षा थी कि ये टक्कर देना चाह रहे थे इसका, पुष्यभूति वंश का जो प्रभाकर, इसका क्या कहते हैं, हर्षवर्धन का। इसने एक संबंध बना लिया फिर मौखरी से भी, ताकि उसको टक्कर दे सकें। मौखरी से संबंध नहीं बनाया था, इसने जो है, इसने देवगुप्त से संबंध बनाया था। और देवगुप्त की सहायता से जो है उसकी हत्या की थी। किसकी हत्या की थी, इसी के हस्बैंड की, राजश्री के। अभी देखेंगे हम लोग, पूरा कहानी समझते हैं। तो आप देख लीजिए, ये लेट गुप्ता है, यानी गुप्ता के बाद। लेट गुप्ता मतलब गुप्तोत्तर, गुप्त के बाद इसका जो ये एक्सटेंशन था। तो इसका मतलब क्या, ये गुप्त वंश था, नहीं। लेट गुप्ता मतलब गुप्त के बाद। गुप्त के बाद आप देख रहे हैं 590 यानी 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुप्त वंश, जो कि पूरे भारत में शासन करता था, उसका पतन हो जाता है। और पतन होने के बाद छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सब है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो जो बढ़ेंगे फिर इस मैप की जरूरत होगी, फिर हम लोग आएंगे। चलिए, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानते हैं। 606 से 47, इसको आप लोग याद रख लेंगे। 606 से 647 से इसका क्या है, टाइम लाइन है, ड्यूरेशन है। राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, राज्यवर्धन की मृत्यु जब हो जाती है बड़ा भाई की, तो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में 1606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पे बैठते हैं। और इसने उपाधि धारण की शिलादित्य और परम भट्टारक। शिलादित्य और परम भट्टारक। इन्होंने राजधानी परिवर्तन, हर्ष ने शशांक को पराजित करके, हर्ष ने शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार किया। और कन्नौज तक ही आ गया था शशांक।
और कन्नौज को अपनी राजधानी जो है ना ये बनाते हैं, कौन, राजधानी परिवर्तन। हालांकि जो शशांक को भले पराजित किया, लेकिन गौड़ को इसने उसके मरने के बाद ही, उसके मरने 619 में जब गौड़ नरेश शशांक मरते हैं, अति महत्वाकांक्षी शासक, तो तब जाके उसको मिलाया जाता है, किसको, गौड़ को, किसमें, वर्धन वंश अपने मिलाते। अब सैन्य अभियान, एक दक्षिण भारत का इसका अभियान है। इसने जो सैन्य अभियान किया था, इसमें एक कश्मीर अभियान है, एक नर्मदा युद्ध है, एक जो है गुजरात का है, मैत्रक का गुजरात अभियान भी है इसका, जो कि वल्लभी में किया था, और वल्लभी को जीता भी था। वल्लभी, जहाँ पे द्वितीय जैन संगीति होती है ना, द्वितीय जैन संगीति, जैन का दूसरा मीटिंग कहाँ पे होता है, वल्लभी में, तो वहां पे जाके उसको जीता भी था। किसको, वल्लभी को जीता था। एक हो जाता है आपका पुलकेशिन द्वितीय के साथ, एक तो अभी देखा आपने गौड़ के साथ, इन्हीं बंगाल तक, और उसमें साथ दिया था कामरूप का एक शासक था, उसने इसको साथ दिया था हर्षवर्धन को। कामरूप मतलब असम, असम तक इसका क्षेत्र विस्तार था। क्यों, क्योंकि असम ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और साथ भी दिया था शशांक को। तो मैप में आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए ना, इसका जो है यहाँ तक है आपका कामरूप, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कामरूप इसने भी जो है इसका साथ दिया था, यहाँ पे शशांक, फिर इसके बाद इसको भी मिलाया था। यहाँ पे आपका मैत्रक था, तो मैत्रक को, उसके बाद गौड़ को, सबको बाद में मिलाया धीरे धीरे, और यहाँ तो शुरू में था ही। इस तरह से ये इसका जो है क्षेत्र विस्तार है ना। चलिए, तो नर्मदा का युद्ध, अब ये नर्मदा का युद्ध क्या है कि नर्मदा नदी तक जो है ये जा पाए इंडिया में, नर्मदा नदी तक ही जा पाए। इधर इसका चालुक्यों का शासन था, और चालुक्य नरेश एक काफी ज्यादा पुलकेशिन द्वितीय, इसने इसके विजय अभियान को रोक दिया दक्षिण भारत में। यानी नर्मदा इसका बाउंड्री बन गया, वर्धन वंश का, हर्षवर्धन का बाउंड्री बन गया, इससे उत्तर भी शासन करते थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य नरेश थे, चालुक्य हम लोग बढ़ेंगे बाद में, ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा का युद्ध होता है, यानी नर्मदा नदी के किनारे लड़ा जाता है। वर्धन वंश का हर्ष, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, किसके किसके बीच में, हर्ष के बीच में, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे, चालुक्य नरेश थे। इसका जो युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे होता है, मध्य नर्मदा नदी के तट पर, छोटा मोटा नहीं भीषण युद्ध होता है। बेचारा हर्ष की हार हो जाती है, हर्ष की हार हो जाती है यानी। और इसका चर्चा है आपका पुलकेशिन द्वितीय का ही एक अभिलेख है, उसका नाम है एहोल अभिलेख। उसका क्या नाम है, एहोल अभिलेख। अभिलेख का नाम कौन है, एहोल अभिलेख। अब एहोल अभिलेख किसने लिखा है, तो रवि कीर्ति ने लिखा है। एहोल अभिलेख किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा है। एहोल अभिलेख का लेखक कौन है, रवि कीर्ति, समझ गए। इसमें इस चीज का चर्चा है, और पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है, ये VVI है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप याद रख लेना। कश्मीर अभियान, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, दांत का लेख चला है। अब देखिए विदेशी संबंध चीन के साथ, चीन में 3 साल याद रखना है। तो पहला जो है अपना दूध 641 में खुद भेजता है चाइना, और फिर उधर से फिर भेजता है 643 में और 45 में। 2 चीनी दूत हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं, यानी चीन भी भेजा जाता है इधर से, और वहां से भी आते हैं कहाँ पे, हर्षवर्धन के दरबार में। अब देखिए चीनी यात्री वैनसांग आते हैं, और इसकी धार्मिक नीतियों की चर्चा करते हैं। वैनसांग, XUAN वैनसांग, चीनी यात्री थे वैनसांग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 साल भारत में रहते हैं, और इसका नालंदा से इसका बड़ा जबरदस्त रिश्ता रहा है, एट नालंदा। एक कहानी थी, वैन सांग एट नालंदा, वैन सांग, वैन सांग एट नालंदा। अब नालंदा जो है महाविहार। चीनी यात्री वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। किसके शासनकाल में, तो सीधा सीधी पूछ लेगा किसके शासनकाल में आए, तो हर्षवर्धन के काल में। इसका उपनाम क्या है, चीनी यात्री, इसको क्या क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है,
वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ये शाक्य मुनि क्यों कहा गया? शाक्य मुनि किसका नाम है पता है? भगवान बुद्ध का नाम शाक्य मुनि है। भगवान बुद्ध को शाक्य का मुनि कहा जाता है। और आधुनिक जो है कहा जाता है इसी को, वैनसांग को। क्यों? क्योंकि महायान शाखा का महान जो है भिक्षु था ये वैनसांग। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का काफी ज्यादा जानकारी था। और ये नालंदा उसी के लिए जाना जाता था, महायान शाखा के लिए। नालंदा महायान शाखा के लिए जाना जाता है। महायान शाखा बौद्ध धर्म की नई शाखा थी, और जो कि उसकी जो काफी ज्यादा अनुशासन था, यानी कि पहले का जो हीनयान, इसको दो तीन भागों में बटा है। बौद्ध बौद्ध संप्रदाय तीन भागों में बटा है। एक है हीनयान। हीनयान जो कि सबसे जो पुराना भगवान बुद्ध ने स्थापित किया था, और उसकी नीतियों पर चलने वाला था, बुद्ध की नीतियों पे, और इसमें जो अनुशासन था वो सब विद्यमान था। वहीं महायान जो है धीरे धीरे जैसे भौतिकतावाद बढ़ते गया, शहरीकरण होते गया, लोग चंदा उंदा लेने लगे, उसके बाद मांस मदिरा खाने लगे, और भिक्षु भिक्षुनी जो है बातचीत करने लगे आपस में, धीरे धीरे गारहस्थ जीवन की ओर लौटे। हालांकि बुद्ध के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित रहे, तो बुद्ध की ये जो शाखा कहलाई, ये लोग अभी भी बौद्ध धर्म को मान रहे थे, लेकिन उसमें वो ज्यादा जो पुरानी चीजें थी वो चीजें नहीं रही। बहुत सारा चेंजेज आ गए, और भौतिकतावादी को अपना लिया। जो चीज से बुद्ध जो है नफरत करते थे कि सोना छूना ही नहीं है, सोना छूने लगे, यानी धन छूने लगे। और फिर जो है आ, मतलब जो है ऐशो आराम में रहने लगे, तो वो शाखा महायान शाखा कहलाई। एक और शाखा, सबसे जो नई शाखा है वो बजरियान। ये तो हद था ये शाखा। ये तो तंत्र मंत्र में विश्वास, जंतर मंत्र में करने लगे, वही चीज जिस चीज से विरक्त हुए थे, जिस चीज को भगवान बुद्ध सख्त नफरत करते थे, तंत्र मंत्र बलि यज्ञ इस सब चीज को, ये बजरियान शाखा वो करने लगे थे। ये जैन सबसे लेटेस्ट शाखा है। महायान शाखा जो कि नालंदा फेमस था महायान शाखा के लिए, वहां पे इन्होंने अध्ययन किया, और ये वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते हैं। नीतियों का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। चलिए, भारत आगमन का उद्देश्य यही था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में इसको अध्ययन करना था बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म ग्रंथों का कलेक्शन करना था। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी, और काफी ज्यादा हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की धार्मिक आस्था देखिए। हर्षवर्धन क्या थे? क्या कट्टर हिंदू थे या बौद्ध थे? तो प्रारंभ में हर्ष जो अपना कुल देवता, हर आदमी का अपना एक देवता, कुल देवता हिंदू धर्म में होता है। तो कुल देवता भगवान शिव को और सूर्य को मानते थे। किसको मानते थे? शिव को और सूर्य को मानते थे। ये उपासक थे, अपना कुल देवता है ना। वैनसांग से जब मिला, वैनसांग इसको काफी ज्यादा बौद्ध धर्म की जानकारी हुई। जब उससे मिलता है तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को उसने राज आश्रय देना, ये राजा ये थे, तो इस शाखा को राज्य का आश्रय मिलने लगा। और ये खुद जो है हर्षवर्धन पूर्ण बौद्ध बन गए। यानी ये शैव भी थे, सूर्य की उपासना भी करते थे, और बौद्ध भी बन गए। अब नालंदा महाविहार किस चीज के लिए जाना जाता है? तो महायान शाखा के लिए, बौद्ध धर्म का महायान शाखा। तो हर्ष काल में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पूछ देगा कि नालंदा जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। बात समझ में आ गई? अब यही इसका महामोक्ष परिषद क्या होता था? एक बहुत बड़ा मीटिंग, बहुत बड़ा भोज होता था। तो हर्ष के द्वारा प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक विशाल समारोह आयोजित किया जाता था। जैसे 5 साल होता था, एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाता था अपने आप को साबित करने के लिए। और इस मीटिंग को, इस सभा को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वैनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित होते हैं, और बहुत सारा दान पुण्य करते थे इसमें। काफी ज्यादा ये दान देते थे इस महामोक्ष परिषद में। एक तरह से जो है पूरा अपने आप को साबित करते थे, और ये अपने दान को जो है ये काफी ज्यादा महत्व देते थे, है ना। अब आते हैं साहित्य, कला एवं संस्कृति पे। बाण भट्ट कौन था? वो दरबारी कवि था। किसका? हर्ष का। किसका? हर्ष का। हर्ष मतलब हर्षवर्धन।
बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का प्रमुख दरबारी कवि था। उनके गुरु का नाम था भरचू। इसकी प्रमुख रचनाएं जो थी हर्षचरित और कादम्बरी। किसकी? बाणभट्ट की। बाणभट्ट ने हर्ष का चरित लिखा और कादम्बरी लिखा। अब खुद जो है ये विद्वान थे, हर्षवर्धन ने भी रचना की थी। हर्षवर्धन ने भी रचना किया है, ठीक है। एन पर क्या हो गया? नागनंदा। आर फॉर रत्नावली। और पी फॉर क्या होगा? PNR। देखते हैं। प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। तो आप सूत्र बना लीजिए। PNR। PNR होता है ना, जब आप टिकट बुक करते हैं ट्रेन का तो PNR नंबर देता है। वो पी फॉर हो गया प्रियदर्शिका, एन फॉर नागनंदा और आर फॉर रत्नावली। ये खुद किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन ने लिखा है। लेकिन बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है, कोई धावक नाम का कवि था, उसी को पैसा वैसा दे के लिखवा दिया था। चलिए, तो बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट की जो रचना है वो हर्षचरित बहुत फेमस रचना है। हर्षचरित के आधार पे हर्षवर्धन के जो धार्मिक व्याख्या की जाती है और इसके प्रशासन के बारे में जानकारी दी जाती है ना। हर्षवर्धन ने जो है 3 रचना लिखा है, एक प्रियदर्शिका, एक रत्नावली, एक नागनंदा। तो ये उत्कृष्ट विद्वान था और 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे, कि हमने लिखा है। अब थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं इसका। धर्म तो देख लिया हमने, ये शैव थे, सूर्य के उपासक थे। बाद में जाके महायान शाखा के महान संरक्षक बन जाते हैं और बौद्ध बन जाते हैं। बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हो जाते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो शासन संरचना इस तरह से देखते हैं इसका, कि साम्राज्य जो है जो प्रांतों में बटा था, प्रांतों को ही भुक्ति कहा जाता है। और ये प्रांत किसमें बटा हुआ था? जिला में, जिसको विषय कहा जाता है। और ये जिला बटा हुआ था ब्लॉक जैसे, जिसको तहसील कहते थे, इसको पाठक भी बोलते थे। और ये तहसील ब्लॉक जो किसमें बटा हुआ था? गांव में। गांव सबसे छोटी इकाई होगी। तो इधर से जाएंगे तो गांव, गांव सबसे छोटी इकाई, ग्राम जिसको बोलते थे। तो ग्राम से जैसे ऊपर जाइएगा तो इसको पाठक या तहसील कहते थे। पाठक या तहसील आज का जो ब्लॉक है। इससे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो आपका जिला हो गया, और जिला से ऊपर जाएंगे तो प्रांत या भुक्ति। प्रांत या भुक्ति। और जिला को ही विषय कहा गया, जिला को ही क्या कहा गया? विषय। ठीक है। तो भुक्ति, विषय, पाठक या तहसील और ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई हो गया, सबसे ऊपर हो गया प्रांत या भुक्ति। तो प्रशासनिक सुविधा हेतु साम्राज्य को किसमें बांटा था? प्रांतों में या भुक्तियों में। जिन्हें प्रांत को ही क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। इसके शासक को राजस्थानीय उत्तरी राष्ट्रीय जो कहिए, राजस्थानीय उत्तरी यानी भुक्ति का शासक उत्तरी, भुक्ति का शासक क्या हो गया? उत्तरी या राष्ट्रीय राजस्थानी। प्रांतीय शासक हेतु लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी जो ऊपरी था इसी को लोकपाल कहा जाता था। प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था? लोकपाल। ये शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका लोकपाल। यानी जो भुक्ति था वो प्रांत था, भुक्ति मतलब जैसे आज बिहार हो गया, उसी तरह से जो भुक्ति हुआ करता था उसी के शासक को ऊपरी कहते थे या राष्ट्रीय कहते थे। और इसके लिए लोकपाल का भी इस्तेमाल हुआ है ऊपरी के लिए, यानी इसके शासक के। अब जिला ये तो डीएम होता था क्या? नहीं। इसके विषय को, विषय का जो हेड होता था, जिला का हेड क्या हो गया? जिलापति या जिला न्याय जिला अधिकारी। उस समय विषय होता था, जिला को कहते थे, इसको विषयपति कहते थे।
तो भुक्ति का विभाजन किसमें था? जिले में, जिसको कहा जाता था विषय। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट है। सब्जेक्ट मतलब विषय का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट। सब्जेक्ट आज का जो डिस्ट्रिक्ट है उसी को विषय कहते थे इस समय। और इसके प्रधान को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कहते थे बल्कि विषय पति कहते थे। अब जिला भी जो है तहसील में बटा हुआ था, जिसको पाठक कहा जाता था। विषय के अंतर्गत पाठक, जिसको आधुनिक समय में यूपी में तहसील बोला जाता है, यहाँ ब्लॉक बोला जा रहा है, ये तहसील। तो पाठक जो है तहसील। और गांव जो है सबसे छोटी इकाई थी, और इसके प्रधान को, गांव के प्रधान को ग्रामा ग्रामाच पटनी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से शासन संरचना आपने देखा। अब जो है कुछ पद देखिए। अवंडी, अवंती, अवंडी की तरफ प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी। क्योंकि कुंतल है, बड़ी फेमस है कुंतल। एक कुंतल ने ही बताया था, एक कुंतल ने ही बताया था कि आपकी बहन को लेकर के भाग गया है, राजश्री को लेकर के भाग गया है जंगल में। ठीक है, तो जंगल में लेके भाग गया है। और नहीं, जंगल में लेके भाग नहीं गया, वो जंगल भाग गई है। उसको जो अपहरण किया गया था वो भाग गई है, उसको जब छोड़ा था, और वो अब सती हो जाएगी। एक कुंतल नहीं बताया। उसी में ये विजय अभियान जा रहा था, कौन? हर्षवर्धन। विजय अभियान छोड़ करके इसको खोजने के लिए, राजश्री को खोजने के लिए जंगल चले जाते। ठीक है, बाद में उसको मनाया जाता है, राजश्री को, मान जाओ मान जाओ। बोला हम बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। बोले छूट को पहले समझ गए। राजश्री को घुमा फिरा के लाते हैं, एक कुंतल ही बताया था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी को कुंतल कहते थे। फेमस है कुंतल ये, है ना। सिंहनाथ कौन हो गया? प्रधान सेनापति। अवंती क्या हो गया? प्रधान सचिव। तो ये तीन जो है ना, आप एक स्कंदगुप्त भी आप रख लीजिए गज सेना का प्रमुख। बाकी ये जो है पैदल सेना बलाधिकृत याद रखता है तो ठीक है, बृहदेश्वर सेना याद रहता है तो ठीक है। और दंड पासिक एक इंपॉर्टेंट है, पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंड पासिक। साधारण पुलिस कर्मी को चाट भाट कहा जाता था, ऐसे पुलिस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको दंड पासिक कहते थे। यानी एसपी समझिए दंड पासिक हो गया। ठीक है, और जो साधारण पुलिस है डंडा उंडा वाला, उसको चाट भाट कहते थे। चाट भाट खाते रहेंगे तो चाट भाट कह दिया। पैदल सेना बलाधिकृत हो गया, अश्व का बृहदेश्वर हो गया। ये तो याद हो जाना चाहिए। प्रधान सचिव अवंती, सेनापति प्रधान बोलेगा तब सिंहनाद। सेना है तो उसका जो है सिंहनाद ही होगा ना। और कुंतल थोड़ा सा नाम अजीब लगता है, तो अश्व सेना का प्रधान अधिकारी था। गज सेना, हाथी सेना का स्कंदगुप्त। अरे एक नाम था, गुप्त वंश का एक शासक था स्कंदगुप्त। यहाँ पे एक पद ही दे दिया स्कंदगुप्त। गज सेना, हाथी सेना का प्रमुख हो गया। बृहदेश्वर एक मंदिर का नाम है, एक अश्व सेना का अधिकारी है। अश्व सेना का प्रधान अधिकारी भी कुंतल दिया हुआ है, एक और अधिकारी हो गया बृहदेश्वर। ठीक है, लेकिन प्रधान अधिकारी, मेन अधिकारी कुंतल कहलाता था। बलाधिकृत पैदल सेना हो गया, और दंड पासिक जो एसपी हो गया, चाट भट साधारण पुलिस हो गया। तो इतना सा जो है याद रखना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। अब आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था देखें क्या। तो सिंचाई के साधन क्या थे? तो हर्षचरित में, हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखा है बुक, इसमें सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र या जलपंप का उल्लेख मिलता है। वस्त्र उद्योग में मथुरा जो है ये सूती वस्त्र के निर्माण के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था। आधुनिक मथुरा जो यूपी का है, ये सूती वस्त्र के लिए था। और सिंचाई के लिए क्या था? तुला यंत्र या जल पंप था। जानने के लिए तो बहुत सारा चीज है। चलिए, हर्षवर्धन अब छोटा मोटा देखिए, जब कहीं पे छूटा होगा तो मैं एक बार फिर से इसको करवा देता हूँ। एक रीडिंग में देता हूँ, हर्षवर्धन कंप्लीट है। आप लोग कॉन्सेंट्रेट रहिए, 5-10 मिनट में मैं एक रीडिंग दे देता हूँ। यहाँ से कुछ छूटा पड़ा है तो आप देख लीजिएगा। चलिए, एक चीज छूटा हुआ था, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन? हर्षवर्धन। एक चीज आप, उसके बाद ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, जो नया मिलेगा हम उधर कर देंगे। ये भी आपने जो है ना, नर्मदा नदी के तट पे हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध हुआ था, हर्ष की पराजय हुई थी, आप इधर पढ़ चुके हैं। ये यात्रियों का राजकुमार, ये सब शाक्य मुनि आप पढ़ चुके हैं। प्रत्येक वर्ष महामोक्ष परिषद आप पढ़ चुके हैं।
साहित्यिक योगदान आप पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। देखते हैं आगे कुछ है क्या। प्रशासनिक व्यवस्था, कुंतल वगैरह सारा जो है ना, पुलिस चाट भाट आप सब पढ़ चुके हैं। और कुछ है क्या? नहीं है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और लास्ट में एक सवाल आप लोगों से कि पुलिस के प्रधान अधिकारी क्या कहलाते थे? कमेंट करेंगे। पुलिस के प्रधान अधिकारी क्या कहलाते थे? ऑप्शन है ए कुंतल, बी दंडपाशिक, सी बलाधिकृत, और डी सिंहनाद, ई स्कंदगुप्त। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।